नमस्कार साथियों। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान की विशेषताएं। और इसको आज हम एक नए तरीके से पढ़ेंगे। अब तक बोर्ड पर जो लिख के पढ़ाया जाता था, तो कई बार क्या है कि जो प्रिंटिंग है बोर्ड पे, जो अक्षर की बनावट या लिखावट थी, वो स्पष्ट रूप से देखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती थी विद्यार्थियों को। तो अब हमने अपना तरीका बदल लिया है विद्यार्थियों की सहूलियत की दृष्टि से, कि पूरा का पूरा स्टडी जो मटेरियल है, जो कि देश की सभी बड़ी प्रामाणिक किताबों में से और बड़े विद्वान के नोट्स या उनके द्वारा लिखित पुस्तकें, मतलब मैंने प्रयास किया है कि भारतीय संविधान पे देश में ऐसा कुछ भी, कोई भी स्टडी मटेरियल ऐसा ना बचे कि जहाँ से हम अपना सोर्स लेके मटेरियल को ना बनाएं। तो वहाँ से लेके जो अपन ने मटेरियल बनाया है, वो सीधे स्क्रीन पर आएगा आपके सामने, और मैं उसको पॉइंट टू पॉइंट आपके सामने डिस्कस करूँगा। मटेरियल आप कहाँ से प्राप्त करें? पंत इंस्टीट्यूट अलवर ऐप है हमारा। उस पर जब आप जाओगे तो डाउनलोडेबल पीडीएफ की व्यवस्था हमने विद्यार्थियों के लिए कर रखी है। तो ये पीडीएफ आप डाउनलोड करा लोगे। और पढ़ते वक्त अच्छा तो ये है कि जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, जैसे मान लो आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान की विशेषताएं, तो ये टॉपिक विद्यार्थी पहले एक बार रिवीजन कर लें। और जब कक्षा कार्यक्रम में आप बैठें, तो आपके सामने जब ये पूरा स्क्रीन पर नोट्स आएगा, तो लाइन टू लाइन पॉइंट टू पॉइंट में डिस्कस करूंगा, और आपके सामने हाथ में नोट्स रहेगा। और एक बार आप पहले रिवीजन किए हुए होंगे तो बड़ी आसानी से समझ में आएगा, और एक एक चीज़ हम क्लियर करेंगे। तो लिखने का जो प्रॉब्लम है या लिखने में जो टाइम खर्च होता था, एक तो वो बचेगा। दूसरा, थोड़ा सा स्पष्ट और अस्पष्ट अक्षरों की जो समस्या थी, उस समस्या का समाधान हो जाएगा। तो पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल इसी फॉर्म में आपके सामने आएगा। और अगर आप इस स्टडी मटेरियल को पूरे को ढंग से पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं और ये कक्षा कार्यक्रम के द्वारा समझ लेते हैं, तो मेरा ये विश्वास है और मेरा ये प्रयास है कि फिर कोई भी परीक्षा, चाहे वो आईएएस है, आरएएस है, किसी भी स्टेट का पीसीएस, लेक्चरर, सब इंस्पेक्टर, टीचर एग्जाम जितने भी होते हैं, उनमें फिर संविधान की आपकी तैयारी बहुत हद तक कंप्लीट, तो मैं नहीं कहूँगा क्यों, कंप्लीट कुछ होता नहीं दुनिया में, लेकिन बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी, ऐसा मैं प्रयास करूँगा। तो हमारा आज का टॉपिक भारतीय संविधान की विशेषताएं। तो भारतीय संविधान की विशेषताएं, ये टॉपिक कई दिन चलने वाला है, क्योंकि हम थोड़ा डेप्थ में खोल के चलेंगे विशेषताओं को, और कुछ कंसेप्ट क्लियर करते हुए चलेंगे। तो पहली विशेषता देखें आप भारतीय संविधान की। सबसे लंबा, लंबा या वृहद लिखित और निर्मित संविधान है। यहां तीन शब्द आपके सामने आए। सबसे लंबा, लंबा या वृहद एक ही बात होती है, ठीक है। लिखित और निर्मित संविधान है, मतलब भारत का संविधान दुनिया में जितने भी देशों के जो भी संविधान पाए जाते हैं, उनमें सबसे लंबा या वृहद मतलब बड़ा, सबसे बड़ा, ठीक है। लिखित है या अलिखित है? संविधान विस्तार के आधार पर बड़े होते हैं या सूक्ष्म या लघु होते हैं? तो हमारा संविधान कैसा है? सबसे लंबा है, ठीक है। लिखित होते हैं या अलिखित होते हैं? यद्यपि एक तथ्य यह भी है कि दुनिया का कोई भी संविधान ना तो पूर्ण रूप से लिखित होता है और ना ही पूर्ण रूप से अलिखित होता है, लेकिन सामान्यतः वर्गीकरण की दृष्टि से दुनिया के संविधानों को दो भागों में बांटा गया है, लिखित संविधान या अलिखित संविधान। तो अलिखित संविधान का दुनिया का श्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है ब्रिटेन का संविधान, और लिखित संविधान का दुनिया का श्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है अमेरिका का संविधान। तो भारत का संविधान भी कैसा है भाई? लिखित, क्योंकि संविधान सभा नामक संस्था ने इसको बाकायदा रिसर्च करके लिखा है। तो लिखित है कि अलिखित है? लिखित। तीसरी विशेषता है निर्मित। संविधान सभा के द्वारा निर्माण के आधार पर दुनिया भर के संविधानों को दो भागों में बांटा गया है, एक होता है निर्मित और एक होता है विकसित। क्या होता है? सॉरी सॉरी, थोड़ा सा टेक्नोफोबिया है, अभी धीरे धीरे दूर हो जाएगा। सॉरी सॉरी, यस। हाँ जी, यहाँ से गौर करें आप।
संविधान की विशेषता के आधार पर जैसे आपने पढ़ा कि भारत का संविधान सबसे लंबा, तो लंबा या वृहद एक ही बात होती है, और इसका अपोजिट होता है सूक्ष्म या लघु। सूक्ष्म या लघु। तो भारत का संविधान कैसा रहा? लंबा या वृहद। दूसरा आपने देखा कि लिखित या अलिखित। लिखित या अलिखित। तो अगर आप लिखित या अलिखित की दृष्टि से देखोगे तो भारत का संविधान कैसा है भाई? लिखित। तीसरी विशेषता, निर्मित या विकसित। संविधानों का ये जो वर्गीकरण है निर्मित या विकसित, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर किसी संविधान का निर्माण किसी संविधान सभा नामक इकाई ने या निकाय ने किया है, व्यवस्थित रूप से किसी संविधान सभा नामक निकाय ने किसी संविधान का निर्माण किया है, तो वह संविधान कैसा होगा? निर्मित। निर्मित। और अगर किसी संविधान का निर्माण संविधान सभा नामक इकाई ने नहीं किया है, संविधान सभा नामक इकाई ने नहीं किया है, जो अपने आप समय के हिसाब से परंपराओं के द्वारा, प्रथाओं के द्वारा, न्यायिक निर्णयों के द्वारा जिसका अपने आप विकास हुआ है, मतलब संविधान सभा नामक किसी संगठन ने उसका निर्माण नहीं किया है, समय के हिसाब से अपने आप उसका विकास हुआ है परंपराओं के द्वारा, प्रथाओं के द्वारा, न्यायिक निर्णयों के द्वारा, तो वह संविधान क्या होता है? विकसित। तो संविधान सभा ने बैठकर जो संविधान का निर्माण किया है तो वो निर्मित है। तो भारत का संविधान कैसा है? निर्मित। ब्रिटेन के संविधान का बहुत बड़ा हिस्सा या ब्रिटेन का संविधान विकसित संविधान का उदाहरण माना जाता है, और भारत का संविधान कैसा संविधान माना जाता है? निर्मित। इस विशेषता के आधार पर ये लो थोड़ा सा देख लेना। तो पहले पॉइंट पे ही आप गौर करें, थोड़ा सा एक बार बाहर देख लो कौन है, अर्जेंट है क्या? टाइपिस्ट है वहां से। हाँ जी, कोई कॉल आ गया था। तो भारतीय संविधान की विशेषताओं पर अगर आप बात करें तो भारत के संविधान की पहली विशेषता, सबसे लंबा संविधान है। लंबा या वृहद है कि सूक्ष्म है? तो आपका उत्तर क्या होगा? लंबा। लिखित है या अलिखित है? तो आपका उत्तर क्या होगा? लिखित। निर्मित है या विकसित है? तो आपका उत्तर क्या होगा? निर्मित। तो ये भारतीय संविधान की विशेषताओं के शब्द हैं। सूक्ष्म नहीं है, अलिखित नहीं है, विकसित नहीं है। अब एग्जामिनर यहां से आगे सवाल क्या डालेगा कि निम्नलिखित में से भारत के संविधान की विशेषताओं पर, भारतीय संविधान की विशेषता कौन सी है या कौन सी नहीं है। इस तरीके से मान लो सवाल आ जाए और एक विशेषता वो डाले, एक विशेषता वो डाले कि भारत का संविधान एक विशेषता वो डाले कि भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा या वृहद, फिर कोमा लगा दे, लिखित, फिर कोमा लगा दे, और विकसित संविधान है। मतलब निर्मित की जगह विकसित शब्द का अगर वो प्रयोग कर दे तो ये उत्तर सही होगा या गलत होगा। तो आपको एक एक शब्द को पकड़ना है। भारत का संविधान लंबा या वृहद है, ये बात तो ठीक है, लिखित है, ये बात भी ठीक है, लेकिन विकसित नहीं है, क्या शब्द आना चाहिए? निर्मित शब्द आना चाहिए। तो ये आपके भारतीय संविधान की पहली विशेषता, सबसे लंबा या वृहद, लिखित और निर्मित संविधान है। सूक्ष्म नहीं है, अलिखित नहीं है, विकसित नहीं है। इन शब्दों पर गौर करें आप। चलिए फिर इसके बाद देखते हैं आइवर जेनिंग्स, एक विद्वान है आइवर जेनिंग्स। आइवर जेनिंग्स ने कोटेशन दी है। आइवर जेनिंग्स ने क्या कहा है? भारतीय संविधान विश्व का सर्वाधिक व्यापक संविधान है। भारतीय संविधान विश्व का सर्वाधिक व्यापक या सबसे बड़ा या वृहद संविधान है, ये एक सामान्य विशेषता। लेकिन अगर सवाल ये आ जाए कि भारतीय संविधान विश्व का सर्वाधिक व्यापक संविधान है, ये किसने कहा है? आइवर जेनिंग्स ने कहा है। आइवर जेनिंग्स। भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा निर्मित है।
इस विचार को हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। निर्मित उसको बोलते हैं जिसका निर्माण किसी संविधान सभा ने किया हो। तो ये जो लाइन, भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा निर्मित है, किसके द्वारा निर्मित है भाई? संविधान सभा के द्वारा निर्मित है, संविधान सभा द्वारा निर्मित है, ना कि विकसित। तो भारत का संविधान निर्मित है कि विकसित है? निर्मित है। किसके द्वारा? संविधान सभा द्वारा। यह विश्व का सबसे लंबा या सबसे वृहद लिखित, किस प्रकार का है? लिखित संविधान है। जब यह लागू हुआ था तब इसमें, यहां से गौर करें, यह फैक्ट पकड़ना है आपको। जब भारत का संविधान लागू हुआ था तो एक प्रस्तावना थी, प्रस्तावना तो आज भी एक ही है, ठीक है भाई। इसमें एक प्रस्तावना, अनुच्छेद कितने थे? 395, भाग कितने थे? 22, और अनुसूचियां कितनी थी? 8। दोबारा गौर करिए, 22 भाग, 395 अनुच्छेद, और अनुसूचियां कितनी थी? 8। यहां पे गौर करें। अगर कोई आपसे पूछेगा वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद आज भी 395 ही हैं। अगर कोई ये कहता है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद नहीं है, 395 अनुच्छेद से ज़्यादा हैं, तो आपका क्रॉस क्वेश्चन हो सकता है कि भाई 396 अनुच्छेद में क्या आता है, 398 में क्या आता है, आप ये बताइए। तो वापस गौर करें। लेकिन वर्तमान में अनुच्छेद यद्यपि 395 ही हैं, लेकिन गणना के अनुसार, इस शब्द पर गौर करोगे आप, गणना के अनुसार, यहां क्वेश्चन का की पॉइंट टिकेगा, गणना के अनुसार इनकी संख्या 470 हो चुकी है। इसी प्रकार भाग 22 ही हैं, ग्रैंड टोटल और काउंटिंग 22 ही है, वापस समझ लीजिए। लेकिन गणना के अनुसार, देखो वापस एक शब्द आया, गणना के अनुसार इनकी संख्या, मतलब भागों की संख्या 25 हो गई है, और 105 संविधान संशोधन हो चुके हैं। संविधान संशोधन अभी तक कितने हो चुके हैं? 105। इसी पॉइंट को आपको ढंग से पकड़ना है। जब संविधान लागू हुआ था उस समय कितने अनुच्छेद थे? 395। आज भी कितने अनुच्छेद हैं? 395। अगर एग्जामिनर ने सवाल पूछा कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? 395। लेकिन अगर उसने सवाल की भाषा बदली कि वर्तमान में गणना की दृष्टि से, एक शब्द का प्रयोग किया, गणना की दृष्टि से, गणना के अनुसार, ये जो शब्द है ना, गणना के अनुसार इनकी संख्या कितनी हो गई है? गणना के अनुसार वर्तमान में अनुच्छेदों की संख्या 470। अनुच्छेद को इंग्लिश में आर्टिकल बोलते हैं। विभिन्न संविधान संशोधन करके उन आर्टिकल्स के अंतर्गत जो सब आर्टिकल जोड़े गए, तो वो टोटल अगर गणना की गई तो वो 470 तक चले गए। लेकिन वैसे जो एक हेडिंग के रूप में जो आर्टिकल या अनुच्छेद है वो आज भी 395 ही हैं। तो 395 आपको उत्तर करना है या 470 उत्तर करना है, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि सवाल की भाषा क्या है। अगर एग्जामिनर ने सवाल की भाषा बनाई, सवाल की भाषा आई कि संविधान लागू हुआ था उस समय कितने अनुच्छेद थे? 395। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? 395। लेकिन वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कितने अनुच्छेद हैं? अब ये शब्द बदल गया है, तो अब उत्तर आ जाएगा 470। ठीक ऐसे ही संविधान जब लागू हुआ था तो उस समय भारतीय संविधान में कितने भाग थे? 22। आपने पढ़ा है भाई, 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे। वर्तमान में कितने भाग हैं? वर्तमान में भी 22 ही भाग हैं। गणना की दृष्टि से कितने हो गए हैं? गणना के अनुसार इनकी संख्या कितनी हो गई है? 25 हो गई है। गणना के अनुसार भाग कितने हो गए हैं? 25 हो गए हैं। भाग तो आज भी 22 ही हैं। 23 भाग कुछ नहीं है, 24 भाग कुछ नहीं है, 25 भाग कुछ नहीं है। लेकिन 22 से 25 गणना की दृष्टि से कैसे हुए? गणना की दृष्टि से ऐसे हुए गणना की दृष्टि से 25 ऐसे हुए कि सातवें संशोधन के द्वारा
अभी आगे आएगा ये समय। भाग 7 निरसित कर दिया गया संविधान से। भाग जो 7 था उसमें बी श्रेणी या ख श्रेणी के राज्यों का प्रावधान था। ये वर्गीकरण राज्यों का हटा दिया गया। मैं जब आपको डिटेल से संविधान के भाग पढ़ाऊंगा उस समय पे इसको और ज़्यादा डिटेल से खोलूंगा। कहने का मतलब ये है कि संविधान लागू होने के बाद एक भाग तो हटा दिया गया, ये तो हटा दिया गया संविधान से माइनस, और 4 भाग जोड़ दिए गए। 4 के, 9 के, 9 खे और 14 के। ये आपके भाग संविधान में संविधान संशोधन के द्वारा बाद में जोड़ दिए गए। तो एक हटा दिया, 4 जोड़ दिए, नेट रिजल्ट कितना आया? +3। +3 मतलब 22 में +3। इस तरीके से ये संविधान की दृष्टि से वर्तमान में जो भाग हैं वो किसकी दृष्टि से? गणना की दृष्टि से। कितने हो गए? 25 हो गए। ठीक है, लेकिन काउंटिंग ऐसा नहीं किया कि 23वां नाम का कोई भाग नहीं बनाया, 24वां नहीं बनाया और 25वां नहीं बनाया। उन्हीं भागों के अंतर्गत, जैसे 9 के अंतर्गत अगर 9 के जोड़ दिया है, 9 खे जोड़ दिया है, लेकिन संख्या 9 ही रही है। ऐसे ही 4 के अंतर्गत 4 के जोड़ दिया है, 14 के जोड़ दिया है, लेकिन संख्या वो 22 के अंतर्गत ही रही है। तो वापस गौर करें यहां पर, संविधान जब लागू हुआ था उस समय वापस गौर करें, कितने अनुच्छेद थे? 395। कितने भाग थे? 22। कितनी अनुसूचियां थीं? 8। लेकिन वर्तमान में कितने अनुच्छेद हैं? हाँ जी, इस पूरे पैसेज को पढ़िए, आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है। आइवर जेनिंग्स ने कहा है भारतीय संविधान विश्व का सर्वाधिक व्यापक संविधान है। किस विदेशी विद्वान ने यह कहा कि भारतीय संविधान विश्व का सर्वाधिक व्यापक संविधान है? आइवर जेनिंग्स। ठीक है, भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा निर्मित है। ये मैं आपको समझा चुका हूं कि भारत का संविधान निर्मित है या विकसित है? संविधान सभा के द्वारा निर्मित है। ये रहा भाई, भारतीय संविधान संविधान सभा के द्वारा निर्मित। संविधान सभा के द्वारा निर्मित, ना कि विकसित। यह विश्व का सबसे लंबा, लंबा है या सूक्ष्म है? लंबा। लिखित है या अलिखित है? लिखित संविधान है। जब यह लागू हुआ था तब उसमें कितनी प्रस्तावना? एक प्रस्तावना। आज भी कितनी प्रस्तावना है? प्रस्तावना आज भी एक ही है। 395 अनुच्छेद थे तब लागू हुआ था। आज भी कितने अनुच्छेद हैं? 395। लेकिन गणना की दृष्टि से वर्तमान में कितने अनुच्छेद हैं? 470। ठीक है, संविधान जब लागू हुआ था तो इसमें भाग कितने थे? 22। आज भी कितने भाग हैं? 22। अगर एग्जामिनर ने यह सवाल पूछा कि वर्तमान में संविधान में कितने भाग हैं? 22। लेकिन अगर एग्जामिनर ने यह सवाल पूछा कि वर्तमान में गणना की दृष्टि से संविधान में कितने भाग हैं? 25। गणना की दृष्टि से, समझ गए? क्वेश्चन का की पॉइंट रहेगा, इस पर आप गौर करोगे। अनुसूचियां पहले कितनी थी? 8। वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हो चुकी हैं? 12। पहले कितनी थी? 8। वर्तमान में कितनी हो चुकी हैं? 12। संविधान संशोधन कितने हो चुके हैं भाई वर्तमान में? 105 संविधान संशोधन हो चुके हैं। ये एक हल्की सी इंफॉर्मेशन है। अब 9वीं अनुसूची में क्या, 10वीं में क्या, 11वीं में क्या, 12वीं में क्या, जो कि संविधान लागू होने के बाद जुड़ी हैं। ये 2 लिस्ट आप बिल्कुल ढंग से याद कर लेना। पूरी 12 की अनुसूचियाँ, पूरी 12 के 12 अनुसूचियाँ, उनमें क्या है? पूरे 22 भाग संविधान संशोधन के द्वारा जो नए जुड़े हैं वो समेत पूरा याद करना है। तो संविधान के भाग, संविधान की अनुसूचियाँ, संविधान के संविधान संशोधन, अगर ये 3 चीज़ आप ढंग से याद करोगे तो 1 या 2 सवाल किसी भी परीक्षा में, जिसमें संविधान के सवाल 18 से 20 आते हैं, 1 से 2 सवाल पक्का यहाँ से ही निकल जाते हैं। ऐसी मैं कोई गारंटी नहीं ले रहा, लेकिन फिर भी मेरा ये मानना है कि इस तरीके से निकलते हैं सवाल यहाँ से। चलिए अब हम यहाँ से आगे देखते हैं। ये आपने भारतीय संविधान की पहली विशेषता पढ़ी।
भाग 7 भाग ख राज्यों से संबंधित को, वापस गौर करें, कौन से भाग को हटा दिया गया? भाग 7 भाग ख राज्यों से संबंधित को सातवें संशोधन 1956 द्वारा विलोपित कर दिया गया या संविधान से निरसित कर दिया गया था, तथा नए भाग कौन से जोड़े? 4 के व 14 के, इन दोनों का समावेश कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 42वें संविधान संशोधन 1976 के बाद किया गया, जबकि भाग 9 के का समावेश 74वें संशोधन के द्वारा, 74वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा किया गया, तथा भाग 9 ख को 97वें संशोधन 2011 द्वारा जोड़ा गया। इस इंफॉर्मेशन के बारे में, इसको थोड़ा साइड में करते हैं और यहां पे गौर करते हैं। हाँ जी, जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि संविधान जब लागू हुआ था तो उसमें 22 भाग थे, लेकिन संविधान संशोधनों के द्वारा जो उसमें चेंजेज आए हैं वो क्या हैं? नोट्स में आपके में बाकायदा लिखा हुआ है कि भाग 7 जो भाग 7 था वो कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 7वें संशोधन द्वारा। और ये 7वां जो संविधान संशोधन हुआ था, कब हुआ था ये? 1956 में। इसके द्वारा भाग 7 को संविधान से विलोपित या निरसित कर दिया गया। अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, भाग 7 किन से संबंधित है? भाग ख राज्यों से संबंधित। इसका मतलब क्या है? राज्यों का वर्गीकरण ए श्रेणी, बी श्रेणी और सी श्रेणी में किया गया था 1956 से पहले, 7वें संविधान संशोधन से पहले। ए श्रेणी, बी श्रेणी और सी श्रेणी। हिंदी में अगर इसे बोलें तो क श्रेणी, ख श्रेणी और ग श्रेणी, कैसे ही बोल लो, ए श्रेणी, बी श्रेणी या सी श्रेणी, या क, ख और ग श्रेणी के राज्य। ठीक है, इसमें जो 7वां जो भाग था वो कौन सी श्रेणी के राज्यों से संबंधित था? बी श्रेणी या ख श्रेणी के राज्यों का जो प्रावधान था वो 7वें भाग में था। बाद में 7वां संविधान संशोधन करके राज्यों का ये ए श्रेणी, बी श्रेणी, सी श्रेणी या क श्रेणी, ख श्रेणी और ग श्रेणी, इनका वर्गीकरण समाप्त कर दिया गया। तो जब इनका वर्गीकरण ही समाप्त हो गया तो ये भाग ख या बी श्रेणी से संबंधित किसी भी राज्य का कोई प्रावधान नहीं रहा। तो जब प्रावधान ही नहीं रहा तो भाग 7 का औचित्य समाप्त हो गया। तो सरल भाषा में समझ लो, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा संविधान के भाग 7 को विलोपित किया गया था? यह सवाल बार बार पूछा जाता है, तो उत्तर क्या आएगा? 7वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है भाई। अब बाद में लेकिन जोड़े कौन कौन से गए? जैसा कि यहां पे लिखा हुआ है, 4 के, 14 के, 9 के और 9 ख, ये 4 भाग संविधान में बाद में जोड़े गए हैं। कौन से जोड़े गए हैं भाई बाद में? 4 के, 9 के, 9 ख और 14 के। अब जब ये संविधान में जोड़े गए हैं तो किसी न किसी संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए होंगे। अच्छा, एक सवाल तो यहीं पे बनेगा, संविधान के लागू होने के बाद निम्नलिखित में से कौन सा भाग संविधान के अंतर्गत नहीं जोड़ा गया है? इस तरीके से आएगा। तो ऑप्शन सुन लीजिए, भाग 4 के, भाग 9 के, भाग 11 के, भाग 14 के। तो कौन से जोड़े गए हैं? ये जोड़े गए हैं, और ये लिस्ट आपको याद होनी चाहिए। जब कोई भी चीज़ 4 होती है तो सबसे बढ़िया सवाल ये बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा नहीं जोड़ा गया। तो इनमें से किसी एक को हटा लेगा, कोई गलत जो ऑप्शन होगा उसको रख देगा। तो ये संविधान संशोधन के बाद जोड़े गए। अब भाग 4 के अंतर्गत क्या है? आपने पढ़ा होगा, मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य हैं जो कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे?
42वें संशोधन के द्वारा। और अभी जब हम संविधान को आगे पढ़ेंगे तो काफ़ी डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ तो जो हल्के हल्के पॉइंट ब्रीफली आ गए हैं उनको अपन सॉल्व कर रहे हैं। तो भाग 4 के बाद में जोड़ा गया 42वें संशोधन के द्वारा। भाग 9 के 74वें संशोधन, इसमें नगरीय निकायों का प्रावधान है। किन का प्रावधान है? नगरीय निकायों का प्रावधान है। तो नगरीय निकाय या शहरी स्थानीय स्वशासन, ये कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? 9 के। और 9 खे जो है ये 97वें संशोधन, 97वें संशोधन के द्वारा भाग 9 खे संविधान में जुड़ा। और इसके अंतर्गत किस चीज़ का प्रावधान है? सहकारी समितियों से संबंधित है। ये 97वें संविधान संशोधन 2011 में हुआ, 74वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ, 97वें संविधान संशोधन 2011 में हुआ। और भाग 9 खे जोड़ा गया। किन से संबंधित है? सहकारी समितियों से संबंधित है। भाग 14 के अधिकरण का प्रावधान है। ये भी कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? 42वें संशोधन के द्वारा। तो देखो एग्जामिनर सवाल कैसे कैसे तरीके से पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाग संविधान में 97वें संविधान संशोधन 2011 के द्वारा जोड़ा गया? 4 के, 9 खे और 14 के। उत्तर आपके सामने है, आपको आना चाहिए। कौन सा भाग है जो 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया? ये जोड़ा गया। कौन सा जोड़ा गया? 9 के। कौन सा भाग है जो 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा संविधान से हटाया गया? ये हटाया गया। तो 4 जुड़े, प्लस कितने हुए? 4, और माइनस कितना हुआ? 1। तो नेट रिजल्ट क्या आया? 3 भाग जुड़े। तो 3 भाग जुड़े तो पहले संविधान लागू हुआ था उस समय 22 थे, अब गणना की दृष्टि से 25 हो गए हैं। हालांकि उनकी टोटल काउंटिंग या ग्रैंड टोटल या जो संख्या है उसमें बदलाव नहीं है, आज भी भाग 22 ही हैं, लेकिन गणना की दृष्टि से कैसे हो गए हैं? 25 हो गए हैं। ये चीज आपको पकड़नी है, ठीक है। आगे देखें। अब ये भाग के बारे में तो मैं आपसे बता ही चुका हूं कि जो लिस्ट है आपको वो पूरी की पूरी पकड़नी पड़ेगी भाई। 22 के 22 भागों में क्या आया है और कौन से संविधान संशोधन के द्वारा कौन सा भाग जोड़ा गया है, ये पूरी लिस्ट आप पे आनी चाहिए। हाँ जी। तो इधर मैंने भाग लिखे हैं 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 22 जाएंगे, और उन भागों के अंतर्गत क्या विषय आते हैं ये लिस्ट आपको याद होनी चाहिए। जैसे एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि बताइए भाग 1 में क्या आता है, मान लो उसने ऐसे ही सवाल किया कि भाग 1 किन से संबंधित है, तो आपका उत्तर क्या होगा? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। ये सीधे मैंने टर्म लिखी हैं या एक एक दो दो शब्द लिखे हैं, इनको ऐसे कैसे याद कर लेना। पेपर में कोई सा भी भाग पूछा जाएगा, भाग 14 में क्या है, भाग 16 में क्या है, भाग 12 में क्या है, भाग 18 में क्या है, या तो सवाल इस तरीके से आएगा या सवाल रिवर्स फॉर्म में आता है कि केंद्र राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों का प्रावधान कौन से भाग में है। ये सवाल तो आप पढ़ते ही होंगे कि मूल अधिकार कौन से भाग में है, नीति निर्देशक तत्व कौन से भाग में है, लेकिन परीक्षा पे बढ़िया पकड़ बनाने के लिए हमको पूरे भाग याद होने चाहिए। जैसे एग्जामिनर मान लो रिवर्स फॉर्म में ये सवाल पूछे कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र का प्रावधान कौन से भाग में है, ऑप्शन डाले भाग 1, भाग 7, भाग 11, भाग 13, तो आपको ऐसे भी याद होना चाहिए कि भाग 1 में क्या है, तो रिवर्स फॉर्म में भी याद होना चाहिए संघ और उसका राज्य क्षेत्र का प्रावधान कौन से भाग में है, ठीक है। ऐसे ही भाग 2 में किस चीज का प्रावधान है? नागरिकता का, ठीक है। सवाल दोनों प्रकार से हो सकता है कि नागरिकता का प्रावधान कौन से भाग में है, आप बताओगे साहब भाग 2। सवाल ऐसे भी हो सकता है कि भाग 2 के अंतर्गत किस चीज का प्रावधान है? नागरिकता, मूल अधिकार, केंद्र राज्य संबंध, आपात उपबंध, इस तरीके से। तो भाग 2 में क्या है? नागरिकता। या रिवर्स फॉर्म में पूछेगा कि नागरिकता का प्रावधान कौन से भाग में है? 2 में। 3 में मौलिक अधिकार या मूल अधिकार है, ये बचपन से ही पढ़ते चले आ रहे होंगे कि भाग 3 में क्या है? मूल अधिकार। इससे आगे बढ़ो, ये पूरे 22 के 22 आपको याद होने चाहिए। ये लिस्ट, इसमें कोई समझौता नहीं होगा क्योंकि ये फैक्ट हैं, ये बिल्कुल याद करो। एक सवाल किसी भी परीक्षा में, और मेरा तो ये मानना है कि 2 सवाल तक जाते हैं,
भाग, अनुसूची और संविधान संशोधन पे अगर आपका पकड़ है, पूरा ढंग से याद किए हुए हैं, तो 2 सवाल तक चले जाते हैं। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व, बचपन से ही पढ़ते चले आ रहे होंगे। भाग 3 में मूल अधिकार, भाग 4 में क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, 4A ये वही है जो आपने अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले। क्या पढ़ा था? 4A या 4K कौन से संविधान संशोधन से जोड़ा गया था भाई? 42वें संशोधन से 1976 में। और इसमें क्या है? मौलिक कर्तव्य। तो 4K कह लो चाहे 4A कह लो, चाहे इंग्लिश में 4A कह लो, एक ही बात है। और मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान है, कहाँ से लिए गए थे? 42वें संविधान संशोधन जो 1976 हुआ था। अब मैं थोड़ा सा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की डेप्थ में घुसना पसंद नहीं करूंगा, लेकिन सोवियत संघ के संविधान का इस पर एक बड़ा व्यापक प्रभाव पड़ा था, और भारत की विदेश नीति 1971 के बाद यूएसएसआर की तरफ झुक गई थी, क्योंकि 1971 के भारत पाकिस्तान के युद्ध में यूएसएसआर ने हमारी मदद की थी, जबकि पाकिस्तान के पक्ष में अमेरिका और चाइना खड़े हो गए थे। तो अमेरिका, पाकिस्तान और चाइना का त्रिकोण बन गया था भारत के खिलाफ। ऐसी स्थिति में यूएसएसआर ने भारत की हेल्प की थी 1971 के युद्ध में, भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था। इसके बाद स्वाभाविक रूप से भारत की विदेश नीति किधर की तरफ झुक गई है? यूएसएसआर की तरफ झुक गई है। तभी आप गौर करिए 42वां संविधान संशोधन जो 1976 होगा, उसमें मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं। ये कहाँ से जोड़े गए हैं? सोवियत संघ के संविधान से। और इसी में आप एक चीज़ पर और गौर करोगे जो हम आगे पढ़ेंगे, कि प्रस्तावना में एकमात्र जो संविधान संशोधन हुआ है, वो 42वें संविधान संशोधन 1976 से ही हुआ है। उसमें जो 3 शब्द जोड़े गए थे, उसमें एक शब्द जोड़ा गया समाजवाद। तो समाजवाद भी कहाँ से प्रेरित है? यूएसएसआर या सोवियत संघ से ही प्रेरित है। इन चीज़ों को जब हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पढ़ेंगे तो और डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ पे इतना ही देखें कि 4A या 4K के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए? सोवियत संघ के संविधान से। और कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए? 42वें संशोधन से। ठीक है भाई। अच्छा, भाग 5 आपको केवल पॉइंट पकड़ना है कि जैसे भाग 5 में क्या है, संघ सरकार का प्रावधान। ठीक है, एग्जामिनर इतना ही पूछेगा कि संघ सरकार के प्रावधान से संबंधित भाग कौन सा है, या संघ सरकार से संबंधित भाग कौन सा है? भाग 5। संघ सरकार या केंद्र सरकार, कौन सा भाग है? 5। अब संघ सरकार या केंद्र सरकार में क्या क्या आता है, ये तो जब अपन आगे पढ़ेंगे संविधान को, जब और डिटेल में आपके समझ में आएगा। लेकिन यहां इतना समझ लें, सरकार या गवर्नमेंट एक ही बात होती है। सरकार, इंग्लिश में गवर्नमेंट बोलते हैं। ठीक है, इसके 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, दूसरा कार्यपालिका, और तीसरा न्यायपालिका। तीसरा न्यायपालिका। हाँ भाई, गौर करें, सरकार या गवर्नमेंट एक ही बात है। इसके 3 अंग हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो यहां हम पढ़ रहे हैं कि भाग 5 किससे संबंधित है? संघ सरकार से। संघ सरकार का मतलब केंद्र सरकार से। तो अब यहां पे डिटेल खोली गई है कि संघ सरकार के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो देखो, अध्याय 1 में कार्यपालिका है, तो सरकार के अंतर्गत कार्यपालिका। तो यहां आपने सरकार में पढ़ा कि सरकार में कार्यपालिका है कि नहीं है? ठीक है। दूसरा आपने पढ़ा कि संसद, संघ सरकार के अंतर्गत संसद भी आ रही है। तो व्यवस्थापिका, केंद्रीय व्यवस्थापिका को संसद कहते हैं। संसद क्या है? भारत की केंद्रीय व्यवस्थापिका है। तो व्यवस्थापिका भी हो गया। ठीक है। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। अब राष्ट्रपति जब हम आगे पढ़ेंगे संविधान में, तो राष्ट्रपति हमारी कार्यपालिका का प्रधान भी है और हमारी केंद्रीय व्यवस्थापिका का एक अंग भी है, मतलब संसद का एक अंग भी है। जैसे कोई आपसे पूछे कि संसद में क्या आता है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ये पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? पढ़ते हैं। संसद क्या है? केंद्रीय व्यवस्थापिका। तो राष्ट्रपति व्यवस्थापिका के का भी हिस्सा हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। फिर कोई आपसे पूछे कि भारत की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित है? अनुच्छेद 53 के अनुसार भारत की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। तो राष्ट्रपति कार्यपालिका का शीर्ष नेतृत्व हो गया कि नहीं हो गया? हो गया।
तो यहाँ पे राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ अगर संघ सरकार के अंतर्गत आ रही हैं तो आ रही हैं कि नहीं आ रही? आ रही हैं, क्यों? राष्ट्रपति सरकार के अंग व्यवस्थापका का भी हिस्सा है और कार्यपालिका का भी हिस्सा है। फिर आप आगे देखें, न्यायपालिका, संघ की न्यायपालिका, तो न्यायपालिका तीसरा निकाय हो ही गया सरकार का। फिर आप आगे देखें, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक या कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, तो ये भी केंद्र सरकार का ही एक पार्ट है। तो ये है आपका सरकार, संघ सरकार। एग्जामिनर सरल सवाल डालेगा कि संघ सरकार कौन से भाग के अंतर्गत स्थित है, या संघ सरकार का प्रावधान कौन से भाग के अंतर्गत स्थित है, तो आपका उत्तर क्या होगा? भाग 5। ऐसा सवाल वो शायद नहीं करे कि संघ सरकार के अंतर्गत क्या क्या आता है, लेकिन अगर ऐसा सवाल वो करता है तो आपको अपनी नॉलेज के लिए ये जानना चाहिए। और जैसे जैसे ये संविधान आगे बढ़ेगा, जब मैं व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, केंद्रीय व्यवस्थापिका, प्रांतीय व्यवस्थापिका, इनको डिटेल से लूंगा, तो उस समय आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, उसकी कोई टेंशन नहीं। फिलहाल इतना देखें कि संघ सरकार का प्रावधान कौन से भाग में? 5 में, या भाग 5 में किस चीज़ का प्रावधान है? संघ सरकार का। आगे देखें, अगर 5 में संघ सरकार का प्रावधान है तो भाग 6 में किसका प्रावधान है? राज्य सरकार का। सबसे पहले तो आपको हेडिंग पकड़ने हैं। भाग 2 में नागरिकता, भाग 3 में मूल अधिकार, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व, भाग 4 क में मूल कर्तव्य, भाग 5 में संघ सरकार, भाग 6 में राज्य सरकार या प्रांतीय सरकार। अब जैसे केंद्र सरकार में ये चीज़ आती है, वैसे ही राज्य सरकारों में भी कुछ चीज़ें आती हैं। भारत में संसदात्मक शासन व्यवस्था दोनों जगह पर अपनाई गई है, केंद्र में भी और प्रांत में भी। तो जैसी केंद्र में चीज़ें आएंगी वैसे ही प्रांतों में चीज़ें आएंगी। तो यहाँ पर देखिए, हाँ भाई, प्रांतीय सरकार में राज्य सरकारों का प्रावधान कौन से भाग में? भाग 6 में, अध्याय 1 में, उसके संबंध में साधारण प्रावधान, साधारण नियम। कार्यपालिका, तो राज्य की कार्यपालिका है तो वो राज्य सरकार का हिस्सा है। राज्य का विधानमंडल, हर राज्य में विधानमंडल पाया जाता है। अगर वो एक सदनीय है तो सिर्फ राज्यपाल और विधानसभा से मिलकर बनेगा, लेकिन अगर द्विसदनीय है तो राज्यपाल प्लस विधानसभा प्लस विधान परिषद से मिलकर बनेगा। तो राज्य का विधानमंडल राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। राज्य की विधायी शक्तियाँ, राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ, तो जब राज्यपाल राज्य सरकार का हिस्सा है तो राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ राज्य सरकार के अंतर्गत ही आएंगी। राज्यों के उच्च न्यायालय, ये चीज़ गौर करने की है। उच्च न्यायालय भाग 6 के अंतर्गत आते हैं, जबकि सर्वोच्च न्यायालय या न्यायपालिका या सर्वोच्च न्यायपालिका भाग 5 में आती है। अच्छा, नॉलेज थोड़ी अगर डेप्थ में ले जाओगे तो उच्च न्यायालय, ये जो लिखा हुआ है ना इसमें, राज्यों के उच्च न्यायालय भाग 6 के अंतर्गत आते हैं। और भाग 6 में किन का प्रावधान है? राज्य सरकारों का प्रावधान है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो उच्च न्यायालय हैं ये राज्य सरकार का हिस्सा है। यहाँ समझने का अंतर करें। भारत में व्यवस्थापिका दोहरी हो सकती है, केंद्रीय व्यवस्थापिका अलग, प्रांतीय व्यवस्थापिका अलग। कार्यपालिका भी दोहरी हो सकती है, केंद्रीय कार्यपालिका अलग, प्रांतीय कार्यपालिका अलग। लेकिन न्यायपालिका एकहरी है। यद्यपि सर्वोच्च न्यायिक संस्था सुप्रीम कोर्ट है और राज्यों में उच्च न्यायालय पाए जाते हैं, लेकिन राज्यों में पाए जाने वाले उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायिक संस्था सुप्रीम कोर्ट से इस प्रकार अलग नहीं है जैसे कि राज्य में पाई जाने वाली व्यवस्थापिका केंद्रीय व्यवस्थापिका से बिल्कुल पृथक है। वो अपनी राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, केंद्र से बात भी नहीं करेगी। या केंद्रीय व्यवस्थापिका जो संसद है वो अपने कार्य क्षेत्र में राज्य व्यवस्थापिकाओं से बिल्कुल पृथक है। ठीक ऐसे ही जैसे राज्य की जो कार्यपालिका है वो केंद्रीय कार्यपालिका से पृथक है, इस प्रकार का पृथक्करण राज्यों में पाए जाने वाले उच्च न्यायालयों का सर्वोच्च न्यायालय से नहीं है। उच्च न्यायालयों की यद्यपि भौतिक स्थिति राज्यों के अंतर्गत पाई जाती है, लेकिन वो सर्वोच्च न्यायालय से इस प्रकार पृथक नहीं है जैसे कि प्रांतीय व्यवस्थापिका केंद्रीय व्यवस्थापिका से पृथक है या प्रांतीय कार्यपालिका केंद्र की कार्यपालिका से पृथक है।
वैसे राज्यों के उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय से उस तरीके से पृथक नहीं है, वो सर्वोच्च न्यायालय की ही अधीनस्थ संस्थाएं हैं। अधीनस्थ संस्था का मतलब ये है कि सर्वोच्च न्यायालय ने अगर कोई निर्णय दे दिया तो पूरे देश के सभी न्यायालयों के लिए, उच्च न्यायालयों सहित सभी न्यायालयों के लिए वो कानून का काम करेगा। मतलब उससे परे नहीं जा सकते वो, उनका क्षेत्राधिकार उससे परे नहीं है। इस तो वो क्या हो गया, एक लाइन बोली जाती है ना भारत में, एकेरी न्यायपालिका है। एकेरी न्यायपालिका का मतलब ये है कि सर्वोच्च न्यायिक संस्था सुप्रीम कोर्ट और जो हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय जो राज्यों के अंतर्गत पाए जाते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट की अधीनस्थ संस्थाएं हैं, उसकी अधीनस्थ संस्थाएं, उससे पृथक संस्था नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दे दिया वो उनको मानना पड़ेगा। लेकिन इस प्रकार का की अधीनस्थता प्रांतीय व्यवस्थापिका की केंद्रीय व्यवस्थापिका या संसद के प्रति नहीं है, प्रांतीय कार्यपालिका की केंद्रीय कार्यपालिका के प्रति नहीं है, लेकिन हाई कोर्ट की सुप्रीम कोर्ट के प्रति है। तो यहाँ पे गौर करें, भारत में न्यायपालिका कैसी, एकेरी। तो सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित जो शक्तियाँ पाई जाती हैं वो कौन से भाग में हैं, भाग 5 में। राज्यों के उच्च न्यायालयों का प्रावधान कौन से भाग में है, भाग 6 में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो उच्च न्यायालय राज्यों के अंतर्गत पाए जाते हैं वो राज्यों की संस्थाएं हैं, वो राज्यों की संस्था नहीं है, एकेरी न्यायपालिका है, उनकी भौतिक स्थिति राज्यों के अंतर्गत है, लेकिन वो राज्य की संस्था नहीं है। वो केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए कानूनों का भी न्यायिक पुनरावलोकन कर सकते हैं। तो समझ गए, राज्यों में पाए जाने वाले उच्च न्यायालय सिर्फ राज्य सरकारों के द्वारा बनाए गए कानूनों का ही न्यायिक पुनरावलोकन नहीं कर सकते, केंद्र के द्वारा या संसद के द्वारा बनाए गए कानूनों का भी न्यायिक पुनरावलोकन कर सकते हैं। तो ये थोड़ा कंसेप्ट का डिफरेंस है, और जैसे जैसे आप संविधान को आगे पढ़ते चलोगे आपके कंसेप्ट क्लियर होते चलेंगे। कुछ नई चीज़ें अगर आपको लग रही हों कि बिल्कुल ऐसा लग रहा हो कि ये चीज़ तो हमारे सामने पहली बार आई है, हमने अब से पहले जैसे नहीं पढ़ी है, तो आप बिल्कुल चिंता ना करें। जब ये पूरा आप सिलेबस पढ़ोगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी और कंसेप्ट क्लियर होगा, तो टेंशन ना लें। भाग 5 में अगर संघ सरकार या केंद्र सरकार का प्रावधान है तो भाग 6 में किसका प्रावधान है, प्रांतीय सरकारों का। अब भाग 7 आ गया भाई, राज्यों से संबंधित पहली अनुसूची का खंड ख निरस्त हो गया। चलो इसको छोड़ो। भाग 7 के अंतर्गत जो आपने पढ़ा था ना भी थोड़ी देर पहले कि 7वें संशोधन के द्वारा, 7वां संशोधन पढ़ा था, तो 7वें संशोधन के द्वारा क्या हुआ, भाग 7 को निरस्त कर दिया गया या विलोपित कर दिया गया संविधान से। तो भाग 7 में क्या था, राज्यों से संबंधित पहली अनुसूची का खंड ख, मतलब बी श्रेणी के राज्यों का प्रावधान या ख श्रेणी के राज्यों का प्रावधान था, जो 7वें संविधान संशोधन के द्वारा विलोपित कर दिया गया। ठीक है। भाग 8 में क्या है, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रावधान। गौर करिए, संघ राज्य क्षेत्र, संघ क्षेत्र बोलते हैं केंद्र को, दायरे को, या केंद्र सरकार को। संघ सरकार मतलब केंद्र सरकार, राज्य सरकार मतलब प्रांतीय सरकार, राज्य मतलब प्रांत, संघ मतलब केंद्र। लेकिन जब ये दोनों शब्द एक साथ आ जाएं, संघ राज्य, तो संघ राज्य का मतलब हो जाता है केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश। तो वापस गौर करें, अनुच्छेद भाग 5 के अंतर्गत केंद्र सरकार का प्रावधान, भाग 6 के अंतर्गत प्रांतीय सरकार का या राज्य सरकार का प्रावधान, भाग 7 निरसित कर दिया 7वें संशोधन से, भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र या केंद्र शासित प्रदेशों का प्रावधान। एग्जामिनर पूछेगा संघ राज्य क्षेत्र का प्रावधान कौन से भाग में है, 8 में। प्रांतीय सरकार का प्रावधान कौन से भाग में है, 6 में। संघ सरकार या केंद्र सरकार का प्रावधान कौन से भाग में है, 5 में। 9वां आ गया भाई आपका, भाग 9 पंचायती राज से संबंधित है। किससे संबंधित है, पंचायती राज। देखो एक चीज समझ लो, भाग 9 पंचायती राज या पंचायतों से संबंधित, और 9 के नगर पालिकाएं या नगरीय स्वशासी इकाइयों से संबंधित। एक टॉपिक आएगा संविधान में, स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन उसको कहते हैं जो स्थानीय लोगों के द्वारा जो शासन या स्थानीय लोगों की जो सरकार होती है उसके द्वारा शासन व्यवस्था का जो संचालन किया जाता है उसको स्थानीय स्वशासन कहते हैं। अब ये जो स्थानीय स्वशासन है ये 2 प्रकार का होता है, ग्रामीण आबादी का अलग, ग्रामीण लोगों का अलग, और शहरी लोगों का अलग।
तो ग्रामीण लोगों का जो होता है वो पंचायती राज है, जो भाग 9 में है। पंचायतें, या आप ये कह सकते हो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन। ठीक है भाई। और ये जो आपका भाग 9ख है, भाग 9 में पंचायती राज, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन, भाग 9ख। अब भाग 9 के अभी थोड़ी देर पहले आपको पढ़ाया है 74वें संशोधन के, 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। कौन से के द्वारा जोड़ा गया? 74वां संविधान संशोधन। हाँ भाई, भाग 9 के 74वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है, उसमें नगरीय नगर पालिकाएं या नगरीय निकाय या नगरीय स्थानीय स्वशासन या शहरी स्थानीय स्वशासन, इनका प्रावधान कौन से भाग में है? 9ख में। 9ख अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा है 97वें में संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन? 97वां। हाँ भाई, 9ख सहकारी समितियों से संबंधित इसका प्रावधान था। नौखे गौर करिए आप, यहां पे गौर करें। नौखे सहकारी समितियों से संबंधित प्रावधान, नौखे। वापस गौर करें, भाग 9 पंचायती राज, भाग 9ख 74वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, नगर पालिकाएं या नगरीय निकायों से संबंधित। 9ख सहकारी समितियों से संबंधित। अगर इसको आप गौर करोगे, 9ख को गौर करोगे, 97वां संशोधन 2011 है, अभी आपने पढ़ा है। सहकारी समितियों से संबंधित प्रावधान भाग 9ख के अंतर्गत। इसके आगे क्या आएगा? इस तरीके से आपको पूरे के पूरे जो 22 भाग हैं उसकी लिस्ट याद होनी चाहिए। एक बार थोड़ा याद करने में मेहनत होगी, लेकिन सवाल बहुत अच्छा वाला मिलेगा आपको। 12 अनुसूचियां, 22 भाग, संविधान संशोधन, ये तो बिल्कुल टिप्स पे होने चाहिए। भाग 10, हाँ भाई यहाँ गौर करें। भाग 10 अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, बिल्कुल टर्म पकड़ना है। अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित कौन सा भाग है? भाग 10। 11 और 12 पे गौर करें। 11 और 12 अगर आप दोनों पे गौर करोगे तो दोनों में केंद्र राज्य संबंधों का प्रावधान है। संघ का मतलब होता है केंद्र, संघ और राज्यों के बीच संबंध। और यहाँ पे 12 में भी अगर आप देखोगे तो संघ और राज्यों के बीच संबंध। लेकिन दोनों में अंतर यह है कि संघ और राज्यों के बीच जो संबंध हैं, अगर वो विधायी संबंध हैं या प्रशासनिक संबंध हैं, उनका प्रावधान तो है भाग 11 में। अर्थात इसको इस तरीके से समझें कि भाग 11 में केंद्र राज्य संबंध, ठीक है, भाग 12 में केंद्र राज्य संबंध। लेकिन विधायी को कानूनी भी बोलते हैं। एग्जामिनर कानूनी शब्द का प्रयोग भी कर सकता है कि भाई केंद्र राज्यों के मध्य कानूनी संबंध और प्रशासनिक संबंधों का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है, नहीं कौन से भाग में है? भाग 11 में। वो ऐसे भी पूछ सकता है कि भाग 11 के अंतर्गत केंद्र राज्यों से संबंधित कौन से संबंधों का प्रावधान नहीं है? विधायी या कानूनी एक ही बात होगी, प्रशासनिक दूसरा ऑप्शन होगा, और तीसरा होगा साहब आपका वित्तीय संबंध। तो कौन से संबंध नहीं है केंद्र और राज्यों के बीच में? भाग 11 में वित्तीय वाले नहीं हैं। कौन से वाले हैं? विधायी वाले हैं और प्रशासनिक वाले हैं। तो संघ और राज्यों के बीच में वित्तीय संबंधों का प्रावधान कौन से भाग में है? भाग 12 में है। दोबारा गौर करें,
भाग 11 के अंतर्गत केंद्र और राज्यों के बीच में विधायी या कानूनी संबंध और प्रशासनिक संबंध। भाग 12 के अंतर्गत केंद्र और राज्यों के बीच के कौन से संबंध? वित्तीय संबंध। अब केंद्र और राज्यों के बीच में वित्तीय संबंध, ये हेडिंग आपके पकड़ में आ गई, बाकी तो फिर उसका वर्णन है। वित्त, संपत्ति, संविधाएं और वाद। अध्याय 1 में वित्त, ऋण लेना, संपत्ति, संविधाएं, अधिकार, बाध्यताएं, वाद, संपत्ति का अधिकार, कुल मिला के वित्त या संपत्ति से संबंधित मामला गया। तो वित्त का मामला या संपत्ति से संबंधित मामला कौन से भाग में आएगा? भाग 12। और विधायी या कानूनी और प्रशासनिक ये संबंध कौन से में आएंगे? भाग 11। तो केंद्र राज्य संबंधों का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में? 11 में भी है और 12 में भी है। 11 में कौन से हैं इनको पकड़ना, और 12 में कौन से हैं इनको पकड़ना। ये क्वेश्चन के की पॉइंट होते हैं, यहाँ से एग्जामिनर सवाल पकड़ता है। ठीक है भाई, आगे देखें। भाग 13, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम का प्रावधान। ये टर्म पकड़ो भाई, वाणिज्य और समागम का प्रावधान। भाग 13, भारत राज्य क्षेत्र के अंतर्गत या भारत राज्य क्षेत्र की सीमाओं के अंतर्गत व्यापार, वाणिज्य और समागम का प्रावधान कौन से भाग के अंतर्गत है? 13 है। ये शब्द पकड़ने, यहाँ से एग्जामिनर सवाल डालेगा। ठीक है। भाग 14 में क्या है? संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। संघ और राज्य मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अधीन जो सरकारी नौकरियां हैं, जो सेवाएं हैं, उनका प्रावधान कौन से भाग में है? भाग 14। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, सेवाएं का मतलब सरकारी नौकरियां। अब फिर उसमें डाला गया है अध्याय 1 में सेवाएं, अध्याय 2 में लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग आप जानते होंगे, संघ लोक सेवा आयोग केंद्र सरकार के लिए सरकारी नौकरियों की भर्ती करता है, सरकारी नौकरियों को फॉर्म निकालता है, एग्जाम कंडक्ट करता है और सरकार को सिफारिश करता है कि ये लोग नौकरी करने लायक हैं। ऐसे ही हर स्टेट में अपना अपना पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, पीएससी होती है। जैसे राजस्थान में राजस्थान लोक सेवा आयोग। तो यहाँ पे गौर करें आप, जो 14 भाग है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, मतलब संघ केंद्र सरकार और राज्यों के अधीन सरकारी नौकरियों से संबंधित या सेवाओं से संबंधित है। अब उसमें कौन कौन सी सेवाएं केंद्र में आएंगी, कौन कौन सी राज्य में आएंगी, इनका वर्णन अध्याय 1 में है। और अध्याय 2 में लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, प्रांतीय लोक सेवा आयोग, उनमें जो उनका चेयरमैन होता है या मेंबर्स होते हैं, उनकी नियुक्ति कैसे होती है, सेवा की शर्तें क्या होती है या उसके अधिकार शक्तियां क्या हैं, इन सारे जो लोक सेवा आयोग से संबंधित जो प्रावधान है वो कौन से भाग में है? भाग 14 के अंतर्गत है। हाँ भाई, 14(1) के अंतर्गत अधिकरण, ये अभी आपने पढ़ा है। कौन से संविधान संशोधन से जोड़ा गया था? 42वें संशोधन के द्वारा। इन चीज़ों को जरूर याद रखना कि संविधान के लागू होने के बाद कौन से भाग जोड़े गए हैं। भाग 4 के, 9 के, 9 खे और 14 के। 15 में निर्वाचन का प्रावधान। भारत में निर्वाचन का प्रावधान या निर्वाचन आयोग का प्रावधान, या सिंपल भाषा में एक ही सवाल पूछेगा, निर्वाचन का प्रावधान कौन से भाग में है? भाग 15। ठीक है भाई। भाग 16 में कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान। इसके अंतर्गत क्या आ जाएगा? SC, ST, एंग्लो इंडियन, OBC आदि जो पिछड़े वर्ग हैं उनसे संबंधित आयोग और उनका प्रतिनिधित्व का प्रावधान। लोकसभा में, राज्यसभा में OBC का प्रतिनिधित्व तो आरक्षण नहीं है लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा में, लेकिन SC का, ST का, एंग्लो इंडियन समुदाय का था, लेकिन 2019 के बाद अब वो भी समाप्त कर दिया गया है। तो वंचित तबका या जो पिछड़ा तबका है, ये है ना कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान। तो वंचित तबका या पिछड़ा तबका, सरल भाषा में बोलें तो SC, ST, OBC, इसके अलावा एंग्लो इंडियन समुदाय, तो उनसे संबंधित जो प्रावधान ये भाग 16 के अंतर्गत है। राजभाषा, राजभाषा से संबंधित प्रावधान कौन से भाग में? भाग 17। सवाल डायरेक्ट बनता है, भाग 17 के अंतर्गत किसका प्रावधान है? राजभाषा का प्रावधान, निर्वाचन का प्रावधान, केंद्र राज्य संबंधों का प्रावधान, इस तरीके से आएंगे सवाल। तो भाग 17 में किसका प्रावधान है? राजभाषा का। रिवर्स करके सवाल पूछा जाएगा, राजभाषा से संबंधित प्रावधान कौन से भाग में है? भाग 17 में। अब संघ की भाषा क्या होगी, प्रादेशिक भाषाएं क्या होंगी, इन भाषाओं के बारे में फिर वो प्रावधान किए गए हैं, लेकिन एक ही टर्म पकड़नी है आपको, राजभाषा का प्रावधान। कौन से भाग में? 17 में।
हाँ भाई। और अभी थोड़ा भाई टेक्निकल इश्यू है मुझे इस बोर्ड पे पढ़ाने का। ये मेरा अनुभव नया है। कंटेंट, मैटर और कंसेप्ट, इसकी तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। अब थोड़ी सी टेक्नोलॉजी है, ये भी एक दो दिन में यूज टू हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ में आ ही रहा होगा सभी के में। यहाँ से आगे चलते हैं, भाग 17 तक हमारा हो गया है। पढ़ना किस तरीके से, असल में वो चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी। इससे आगे देखें, ये राजभाषा से संबंधित ही है जो 17 वाला जो चल रहा था। यहाँ पे देखें भाग 18। हाँ जी, भाग 18 पे गौर करें। भाग 18 आपात उपबंध। भाग 18 को आपने देखा होगा। देखिए, भाग 18 में आपात उपबंधों का प्रावधान है। किसका प्रावधान है? आपात उपबंध। किस भाग में है? भाग 18 के अंतर्गत है। तो बस सरल भाषा में एक सवाल जाएगा कि आपात उपबंधों का प्रावधान कौन से भाग में है? भाग 18। अब आपात उपबंध कौन से और इनमें क्या आता है वो हम संविधान में आगे पढ़ेंगे डिटेल में। भाग 19 प्रकीर्ण, इसको छोड़ दो, याद भी नहीं करना। भाग 20 इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। संविधान संशोधन जो प्रणाली है, इसका प्रावधान कौन से भाग में है? भाग 20 में। एग्जामिनर बार बार सवाल पूछता है कि संविधान संशोधन प्रणाली का प्रावधान कौन से भाग में है? भाग 18, भाग 20, भाग 15, भाग 22। सीधी सट्ट बात है कि याद करना है आपको। अनुच्छेद 21, अस्थायी संक्रमणशील और विशेष उपबंध। ये टर्म पकड़ लेना, अस्थायी संक्रमणशील और विशेष उपबंधों का प्रावधान। अस्थायी संक्रमणशील और विशेष उपबंधों का प्रावधान कौन से भाग के अंतर्गत है? वापस देखिए, अस्थायी संक्रमणशील और विशेष उपबंधों का प्रावधान कौन से भाग में है? 21। भाग 22, संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। संविधान का नाम, उसका प्रारंभ और हिंदी में प्राधिकृत पाठ और उसका निरसन, ये कौन से भाग के अंतर्गत है? 22 के अंतर्गत। संविधान का संक्षिप्त नाम या भारत का नाम, प्रारंभ और हिंदी में प्राधिकृत पाठ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ, ये टर्म पकड़नी है आपको। ये कौन से भाग के अंतर्गत आती है? 22 के अंतर्गत आती है भाई। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपसे बताया कि संविधान में जब संविधान लागू हुआ था उस समय पे भी भाग 22 थे, और आज भी कितने भाग हैं? 22। लेकिन गणना की दृष्टि से ये कितने हो जाते हैं? गणना की दृष्टि से 25 हो जाते हैं। कौन सा एक हटा और कौन से 4 बढ़े, वो आपको याद कर लेना है। तो इस तरीके से मुझे विश्वास है कि ये जो क्लास है इसमें आपको ज़्यादा सहजता महसूस हुई होगी, क्योंकि सामने बोर्ड पे आपके सब कुछ लिखा हुआ है। इसके अलावा जो भी समझाने के बिंदु हैं वो मैं इससे हटके या इसको साइड में करके लिखे हुए को वो मैं समझाता रहूँगा आपको। और ये जो मटेरियल आपको बनाया गया है वो देश भर की सारी बड़ी प्रामाणिक किताबें, और कि जितने भी इंडिया भर में जो आईएएस के संस्थान हैं या जो बड़े टीचर हैं या जो बड़ी किताबें हैं या जो मटेरियल हैं, उन सब का निचोड़ मैंने एक जगह लाने का प्रयास किया है। और इस मटेरियल को पढ़ने के बाद आपको, अगर आप पूरा पढ़ लोगे तो आपको और कहीं किसी भी किताब को पढ़ने की, किताब तो वैसे पढ़ लेनी चाहिए लेकिन आवश्यकता नहीं रहेगी। मतलब अगर आप नहीं भी पढ़ोगे तो काम चलेगा नहीं, दौड़ेगा कोई सी परीक्षा। और हमारा ये पूरा मटेरियल आपको कहाँ से मिलेगा? पूरा मटेरियल हमारा पंत इंस्टीट्यूट अलवर ऐप आप डाउनलोड करें। वहाँ पे जब आप जाओगे तो वहाँ पे ये आपको पूरा मटेरियल मिलेगा डाउनलोडेबल फॉर्म में। आप आराम से डाउनलोड कराइए और मटेरियल अपने हाथ में रखें, और जो भी क्लास आगे आए एक दिन पहले उसको पूरा रिवाइज कर लें। और रिवाइज करने के बाद आपका जो भी सवाल आपके मन में आ रहा है वो आप ऐप पे सवाल छोड़िए, 24 घंटे के अंदर आपका जवाब आएगा। ऐप पे ही आपकी टेस्ट सीरीज हो जाएंगी, और ये पूरा फुल वीडियो मिलेंगे क्लासरूम के, और पूरा स्टडी मटेरियल मिलेगा।
तो आज का ये टॉपिक भारतीय संविधान की विशेषताएं। अभी विशेषताएं में हम पहली विशेषता पढ़ रहे थे, गौर करें, दुनिया का सबसे वृहद या लंबा निर्मित और लिखित संविधान है। और ये अभी पहली विशेषता भी पूरी नहीं हुई है, क्योंकि इस विशेषता के अंतर्गत अभी आपने भाग पढ़े हैं। कल हमारा टॉपिक होगा भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। तो जिस प्रकार आपने 22 भाग पढ़े हैं, वैसे ही आप अनुसूचियाँ कि पूरी 1 से लेकर 12 तक की अनुसूचियों में क्या है। 9 से 12 की बाद में जुड़ेंगे, 1 से 8 वाली पहले थी। तो ये पूरा, ये जो भारतीय संविधान की विशेषता वाला जो टॉपिक है, ये कई दिन चलने वाला है आपका, और काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन इसमें से मिलेगी, और कई सवाल पेपर में मिलते ही मिलते हैं, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो। लगातार जुड़े रहें पंत इंस्टीट्यूट अलवर ऐप से और यूट्यूब चैनल पॉलिटी विद डी पारासर से। धन्यवाद।